हाय फ्रेंड्स। ऑलरेडी में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में हम लोग एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल, यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ख़त्म कर चुका हूँ मैं। आप देख सकते हो जाके मेरे चैनल पे, आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसके लिए। अब उसी के साथ अगला जो वीडियो है वो है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। एक अपने आप में एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। काफ़ी बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि इनके फंक्शन क्या हैं, इनमें जो मेंबर होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, कितने मेंबर होते हैं, क्या वापस से रीअपॉइंट हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, कौन सा आर्टिकल होता है। करेक्ट, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए। मतलब यूपीएससी का कोई भी पेपर देख लीजिए, आपको हर 2-3 साल में एक बार तो रिपीट हुआ मिल ही जाएगा इससे एक क्वेश्चन। चलिए फिर इसमें अब डील करते हैं कि भाई कौन से आर्टिकल है इसके लिए और क्या क्या इनके रोल क्या हैं। आर्टिकल नंबर 218 से डील करता है। आर्टिकल नंबर 280 सेपरेटली टॉक्स अबाउट द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। देखिए बार बार मैं इस चीज़ों को रिपीट करता चलूंगा आपके साथ कि जब कभी भी आपको दिखे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, दिमाग में रखिए, आगे मत बढ़िए, दिमाग में रखिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट तो करते हैं कॉन्स्टिट्यूट में तो जो भी है, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही वीडियो अपलोड किया, आप देख सकते हैं जाके पीएम के ऊपर भी। हर 5 साल में, देखिए इट इज अगेन हर 5 साल में, लेकिन क्या हर 5 साल में ही है? क्या टाइम पीरियड एक्सटेंड नहीं हो सकता? यस, टाइम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है। आपको एग्जांपल देता हूं मैं। जो अभी पिछला फाइनेंस कमीशन था, जो 15th फाइनेंस कमीशन था, वो 2025 में खत्म हो जाना चाहिए था। बाय द वे, सॉरी 2025 तो नहीं, माय मिस्टेक, 2024 में हो जाना चाहिए था, लेकिन एक्सटेंड होकर 2025 तक जा चुका है। ठीक है, अगला जो फाइनेंस कमीशन अभी जो पनगारिया साहब के अंडर जो सेटअप हुआ है वो 2026 से चालू करेगा अपना सेशन। ठीक है, तो एक्सटेंड हो सकता है। अगेन प्रेसिडेंट के ऊपर है, जब उन्हें लगेगा तब वो फाइनेंस कमीशन एक सेटअप कर सकते हैं। ओके, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उनके टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगेन किसके रिकमेंडेशन पे? गवर्नमेंट, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। ये आपको बार बार दिमाग में, जब भी आए अपॉइंटमेंट, दिमाग में रखना आपको ये चीज़। ओके, चलिए कितने मेंबर होते हैं? देखिए टोटल 5 मेंबर होते हैं भाई इसके अंदर, चेयरमैन एंड द 4 अदर मेंबर्स। तो 1+4 का कॉम्बिनेशन है, 1 चेयरमैन 4 मेंबर्स। ओके, अब इसकी क्वालिफिकेशन की क्या बात करते हैं भाई? क्वालिफिकेशन कौन डिटरमाइन करता है? क्वालिफिकेशन इसकी पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है। इट इज नॉट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपको बताता हूं मैं कि यूपीएससी का अगर देखेंगे आप, यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं 9 से 11। उसके अंदर उनकी क्वालिफिकेशन आपको अगर बताऊं तो क्वालिफिकेशन कहीं लिखी नहीं है, बस इतना लिखा है कि हाफ ऑफ द मेंबर शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर इन पब्लिक सर्विस। सेम गोज विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स के लिए भी सेम कंडीशन दी गई है। ओके, एडवोकेट जनरल के लिए गवर्नर डिसाइड करता है, एंड अटॉर्नी जनरल के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज अगर बनने लायक हो, या फिर एडवोकेट के लिए हाई कोर्ट का जज अगर बनने लायक हो आप, तो वो कंडीशन दी हुई है। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ा गया है कि पार्लियामेंट विल डिसाइड द डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन। अब देखिए ये सब चीज़ों के लिए ना, क्यों ये सब पार्लियामेंट पे क्यों छोड़ा हुआ है, सो सोचिए जरा आप ये सब चीज़ें। और कुछ चीज़ों में फिक्स करके रखा हुआ है, आप सोचो कि यार कितना रटना पड़ता है, मतलब ऐसा क्यों है? लॉजिक सोचिए उसके पीछे। देखिए ज़्यादा ना इसको रटने के माध्यम से मत जाइए, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे आपको समझ जाएगा। अब यूपीएससी के केस में उन्होंने क्या कुछ फिक्स कंडीशन दी है? उन्होंने बोला है कि यार आधे लोग को आपने अपने वेरिएबल रख लीजिए, अपने हिसाब से उनकी क्वालिफिकेशन अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हमें चाहिए, लेकिन आधे लोगों को पब्लिक सर्विस वाले रखिए, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है जो पब्लिक सर्वेंट आप अपॉइंट करने वाले हैं वो थोड़ा सा इनका पर्सपेक्टिव उस हिसाब से रहेगा। और आधे लोगों को आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट रख लीजिए, अलग अलग फील्ड के। टाइम के हिसाब से आप एआई के एक्सपर्ट, आपने सोचा था 2010 में कि एआई आएगा? अब एआई आ चुका है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया भाई हमें सो एंड सो फील्ड के एक्सपर्ट चाहिए, तो काम चलेगा क्या? आपको टाइम के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। करेक्ट, बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों करें? इसीलिए वहां पे कहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ी गई है। हम बोलते हैं ना कि हम बोलते हैं ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से रिजिड भी और फ्लेक्सिबल भी है, तो इन जगहों पे फ्लेक्सिबल है। ओके, अब देखेंगे कि अटॉर्नी जनरल का काम क्या भाई? लॉ से डील करना है, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा फिक्स रखा है कि अच्छा वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक होगा तो उसको हम लोग बना लेंगे। रीजन है उसके पीछे, लॉ से डील करना, एडवाइजरी है, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ आवर कंट्री, तो वहां पे ना थोड़ा सा फिक्स कर रखा गया है। सेम गोज विद एडवोकेट जनरल। अब यहां पे बात करते हैं फाइनेंस कमीशन।
भाई नेचर अगर हम फ्यूचर में देखा जाएगा कि भाई हमें कुछ एआई वाले पर्सन को हमें लाना पड़े, फाइनेंस के अंदर लाना पड़ेगा हमें, तो पार्लियामेंट चेंज करेगी टाइम टू टाइम पे उनकी क्वालिफिकेशन। इसलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली उसको हमने बाध्य नहीं किया है, पार्लियामेंट पे कुछ चीज़ें छोड़ी गई हैं सो दैट पार्लियामेंट डिसाइड। जैसे सैलरी होती है, सैलरी पार्लियामेंट पे छोड़ी गई है। ओके, तो इस सब को थोड़ा सा ना आप अगर दिमाग लगा के समझेंगे तो समझ जाएगा। अदरवाइज रटने बैठेंगे तो देखिए उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, फिर आप लाइन बाय लाइन रटते रहिए, उसका कोई एंड नहीं है, कोई एंड नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं? मेंबर्स यहाँ पे 4 है भाई और एक चेयरमैन है। इनकी क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। अब कौन से, हाँ ये बात, ये कभी कभी हो जाता है कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, ये पार्लियामेंट, उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। आर्टिकल 280 है। चेयरमैन भाई वो पर्सन होना चाहिए जिसका पब्लिक एक्सपीरियंस होना चाहिए अच्छा खासा, मस्ट हैव अ पब्लिक एक्सपीरियंस। अब क्यों रखा है? ऑफकोर्स सी बात है, आपको पता है कि जो भी कमीशन है या जो भी है कहीं ना कहीं पब्लिक से डील करना है सबको, तो दैट्स वाई यहाँ पे पब्लिक वाला कंसेप्ट रखा जाता है। बाकी मेंबर्स क्या है? एक जज होगा, जज बनने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सॉरी जज नहीं बोला, ही इज क्वालिफाइड टू बिकम द जज। क्वालिफाइड टू बिकम द जज मतलब हाई कोर्ट जज, जिसमें अगर ये हो सकता है कि 10 साल अगर उसने एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट का, वो भी क्वालिफाइड है। या फिर कोई एमिनेंट जूरिस्ट है जो पार्लियामेंट को लगता है नहीं भाई ये क्वालिफाइड है हाई कोर्ट के जज के लायक, इतनी काबिलियत है इसके अंदर, एमिनेंट जूरिस्ट हो सकता है कोई, तो ही इज क्वालिफाइड बोला है। ऐसा नहीं बोला कि हाई कोर्ट का ही जज चाहिए अपने को, ऐसा नहीं बोला है। ठीक है, चलिए। फाइनेंस और अकाउंट्स में एक्सपर्टीज चाहिए। अ पर्सन हैव ए स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, कैसे अकाउंट्स मेंटेन करना है। एक इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट चाहिए। अब देखिए खुद आप फाइनेंस के साथ जोड़ लीजिए चीज़ों को। एक हमने पब्लिक सर्वेंट रख दिया यहाँ पे, एक हमने जज के क्वालिफाइड रख दिया, दूसरा हमने बोला अकाउंट्स वाला बंदा चाहिए हमें, एक हमने बोला इकोनॉमिक्स वाला चाहिए, और एक हमने बोला एडमिनिस्ट्रेशन वाला बंदा चाहिए हमें। एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, होगी बात खत्म। तो पब्लिक सर्विस वाले को हमने बना दिया चेयरमैन भाई, क्यों? क्योंकि तेरे को 10-15 चीज़ों में एक्सपीरियंस है तो तू डील कर लेना। वेर एज बाकी जो चीज़ें हैं उसके लिए हमने स्पेशल आदमी ले लिया, एक्सपर्टीज ले ली हमने। तो ये हमने 5 लोगों को रख लिया यहाँ पे, बात खत्म। क्या काम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलिए इसको, क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए इनका बेसिक काम होता है, ये सब पढ़ने से अच्छा मैं बता देता हूं आपको। इनका काम होता है कि टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जो आपके प्रॉफिट शेयरिंग होती है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड अमॉन्ग द स्टेट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, लोगों को लगता है नहीं 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 सिर्फ सेंटर और स्टेट के बीच में, नहीं, सेंटर एंड स्टेट एंड अमॉन्ग द स्टेट्स। कैसे आप रिसोर्सेस को एलोकेट करते हैं, हाउ यू आर एलोकेटिंग द रिसोर्सेस, आपके जो रिसोर्सेस मिल रहे हैं आप वो कैसे दे रहे हैं, आप कितना पैसा ग्रांट में दे रहे हैं। ग्रांट इन, बिकॉज सेंटर की ड्यूटी बनती है, बिकॉज हमारा फेडरल फीचर है, सेंटर की ड्यूटी बनती है कि वो स्टेट्स को ग्रांट दे। तो आप कौन से स्टेट को किस लेवल पे, इसलिए जो हॉरिजॉन्टल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, आपको 14th एंड 15th का मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा किसी दिन। तो उसमें उन्होंने डेमोग्राफी को रखा है, उन्होंने इसको रखा है इसका यहाँ तक इकोलॉजी को रखा हुआ है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे उनके फैक्टर्स है जो उन्होंने रखे हुए हैं। तो उस हिसाब से रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। कैसे हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को हम कैसे ये कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, एगुमेंट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा वर्ड है, एगुमेंट कर सकते हैं। तो किस तरह से आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को या इंडिया को जो भी है उसको बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से तरीके आप कर सकते हैं जिससे कि आपको फंड आपके ना जनरेट हो। ठीक है, रिकमेंडेशन ऑन द फाइनेंशियल मैटर टू द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट उनको रेफर करते हैं तो ही विल गिव द रिकमेंडेशन ऑन हाउ टू मैनेज द रिसोर्सेस एंड एवरीथिंग, हाउ टू मैनेज द फाइनेंस एवरीथिंग, दे विल डू दैट। ठीक है, ये लोग अपना रिकमेंडेशन देते हैं कि स्टेट फाइनेंस कमीशन को कैसे पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी को कितने रिसोर्सेस कैसे एलोकेट करने चाहिए, सो दे ऑल्सो डील विद दैट। इनका ऐसा खत्म नहीं हो जाता, ये भी देखते हैं, इसलिए इनकी थॉरो स्टडी करते हैं लोग पूरे 1-2 साल कि हमें क्या क्या अपने रिकमेंडेशन देने हैं। ओके, इस तरह से नहीं होता कि नहीं भाई इनको बना दिया इन्होंने, अपना पुराना छाप के रिपोर्ट दे दिया। नो, दे हैव टू गो थ्रू ऑल द मिनिस्ट्रीज, स्टेट लेवल पे इनका वो चलता है, काफ़ी बड़ी थॉरो एनालिसिस चलती है 5 लोगों की मेंबर्स की, तब जाके अपने रिकमेंडेशन देते हैं लोग। ओके, चलिए। अच्छा, स्टेट फाइनेंस कमीशन कब बना था अगर आपसे पूछूं तो मैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन देखिए ऐसा कोई टर्म पहले नहीं था,
इसको हमने 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ऐड किया है, बिकॉज 73rd एंड 74th के बाद आपको पता होगा पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी का गठन हुआ था, तो उसके बाद हमने इन दोनों टर्म्स को लाया है, बिकॉज उनका मैनेज करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन चाहिए ना। अगेन इसका जो रिकमेंडेशन क्या होता है, देखिए जितने भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखेंगे उनके रिकमेंडेशन मेनली एडवाइजरी नेचर के ही होते हैं, विच इज नॉट बाइंडिंग इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कैसे उसको मैनेज करना चाहती है, ये गवर्नमेंट मानना चाहती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इनकी रिकमेंडेशंस नहीं मानती हैं तो गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ता है कि वाई वी आर नॉट एक्सेप्टिंग योर दिस रिकमेंडेशंस। ऐसे नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट ने बोला ठीक है नहीं मानेंगे, हटा दो इसको। इन्होंने थॉरो स्टडी करके जो आपको इतना बड़ा रिकमेंडेशन दिया है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और अगर नहीं कर रहे हो तो यू हैव टू गिव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं भाई। अदरवाइज फिर इनकी ऑथेंसिटी से क्वेश्चन आएगा ना भाई कि क्यों बनाया फिर इनको तुमने, जब तुमने इसकी बात ही नहीं माननी है तो। ओके, अगर इनको पैसा दिया जाता फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो ऑफकोर्स ये बात है दे गेट द इंडिपेंडेंस, उस लेवल का इनको मिलता है। ठीक है, बिकॉज जिसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा मिलता है तो सिंपल सी बात है उसको भाई कि उसको ना ये करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसको किसी मिनिस्टर पे सोने से डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं कि भाई कि फेवरेटिज्म वाला पार्ट यहाँ पे नहीं आता है। ओके, तो इसीलिए बाकी हमारे फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कौन थे, के.सी. योगी जी थे। एंड 15th फाइनेंस कमीशन अभी तक चल रहा है, उसके नंद किशोर सिंह जी चेयरमैन थे और 16th का पनगारिया जी हैं। इनके मेंबर अब काफ़ी बार पूछे जाएंगे कि भाई 16th फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप उसको याद रखें। ओके, अगेन वही है, बिकॉज फाइनेंशियल नेचर पे पूरा इनका कंसेप्ट फाइनेंस पे ही है। दे गिव द रिकमेंडेशंस एंड ऑल सो दैट दे डू। ओके, and it ensures that the state have a sufficient resources to carry out their function effectively while adhering to the principle of fiscal responsibility. That is the thing मैंने पूरा डिस्कस किया। इसमें इंपॉर्टेंट जो है आपको वापस बता देता हूँ मैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितने मेंबर होते हैं, 5 मेंबर होते हैं टोटल। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब जो पार्लियामेंट रिकमेंड करती है 1+4 है, जिसके अंदर एक पब्लिक सर्विस वाले रहेंगे, एक हाईकोर्ट के जज रहेंगे, एक इकोनॉमिक्स की अच्छी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, एक अकाउंट्स की होनी चाहिए और एक फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैटर की होनी चाहिए, 4 रो की। प्रेसिडेंट इनकी अपॉइंटमेंट करेंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ से पैसा जाएगा, रेजिग्नेशन लोग प्रेसिडेंट को ही देंगे और प्रेसिडेंट अपने विल पे अपने विल तो नहीं, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द पीएम एंड हेडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इनको कितने टाइम के लिए अपॉइंट करना है उसके ऊपर वो कर सकते हैं, वेदर फॉर द 5 ईयर और इनका टर्म एक्सटेंड करना है, दैट ही विल डू। ये क्या करते हैं, ग्रांट इन एड कैसे करना है, सेंटर कितना स्टेट को ग्रांट देगा, साथ ही साथ रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे होगा। उसके बाद नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस। नेट प्रोसीड का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग, एक तरह से कितना फंड जो आ रहा है स्टेट के पास वो सेंटर को कितना शेयर करेगा। तो ये सब, और साथ में ये भी बताते हैं कि आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कैसे आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ सकता है, किस तरह से हम उस फंड को बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर अपना रिकमेंडेशन देंगे। साथ ही साथ अगर प्रेसिडेंट ने कुछ बोला है, प्रेसिडेंट ने कोई फाइनेंशियल मैटर की कोई एडवाइस से मांगी है, सो दैट दे कैन गिव। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमने डिस्कस किया, यही है, इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं है। और स्टेट फाइनेंस कमीशन 73rd एंड 74th कॉन्सोलिडेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आया है, वो हमें दिमाग में रखना है। चलिए, ये हमने पढ़ा पूरा इसके अंदर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के साथ। थैंक यू।